नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग कक्षा 11 की जो अंतराल पुस्तक है उसमें अगला जो पाठ है वो है मकबूल फ़िदा हुसैन का। एक आत्मकथा है मकबूल फ़िदा हुसैन की। उसके दो भाग जोड़े गए हैं। एक भाग है वो है बोर्डिंग हाउस में, बड़ौदा की एक बोर्डिंग स्कूल है उसकी कहानी, और दूसरा है रानीपुर बाज़ार, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लेखक का परिचय बहुत महत्वपूर्ण होता है। सीधा ही बाय द वे परीक्षा में पूछ ले कि मकबूल फ़िदा हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो मकबूल फ़िदा हुसैन का जन्म सन 1915 में महाराष्ट्र के सोलापुर गांव में हुआ था। महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ। ये भारतीय चित्रकला के आधार स्तंभ माने जाते हैं। मकबूल फ़िदा हुसैन है वो भारतीय चित्रकला के आधार स्तंभ माने जाते हैं। सिनेमा होर्डिंग्स के पेंटर के रूप में काम शुरू किया था इन्होंने। आज खुद कई फिल्मों के निर्माण से ये जुड़े हुए हैं और हमेशा चर्चा और विवादों में बने रहने के वाले हुसैन ने ललित कला अकादमी की प्रथम राष्ट्रीय प्रदर्शनी में इन्होंने प्रथम पुरस्कार है वो भी प्राप्त किया था। सबसे पहला पुरस्कार इनको मिला हुआ है। 1966 में पद्मश्री से और 1973 है उसमें पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित है वो किया गया था। अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि मकबूल फ़िदा हुसैन को पद्मश्री कब मिला 1966 में, पद्म भूषण कब मिला 1973 में, और 1967 में जाते जाते इन्होंने थ्रू इज आइज फॉर ए पेंटर नामक एक वृत्त चित्र बनाया जो कि बर्लिन से पुरस्कृत हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मकबूल फ़िदा हुसैन का बर्लिन से होने वाला कौन सा चित्र है, तो थ्रू इज आइज ऑफ ए पेंटर। चर्चित चित्रकार मकबूल फ़िदा हुसैन ने कई श्रृंखलाओं में चित्र बनाए हैं। हुसैन ने युवा चित्रकार जो कलाकार हैं उनके लिए कला का एक नया और विशाल बाजार है वो भी इन्होंने खड़ा किया है। यानी ये काफ़ी चर्चित रहे हैं। और इस महान चित्रकार का निधन है वो 2011 में हो चुका था और जन्म है वो 1915 में हुआ। इस बात का खास तौर से आप ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी की पुस्तक जो हैं उसमें अभी अपडेट नहीं है, उनका जन्म ही दिखाया गया है, मृत्यु नहीं दिखाई गई है। 2011 में इनका देहांत है वो भी हो चुका है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग मकबूल फ़िदा हुसैन की आत्मकथा हुसैन की कहानी अपनी जुबानी, ये इनकी आत्मकथा का शीर्षक है। उसका एक अंश है बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल और उसके विद्यालय से जुड़ा हुआ, यानी उनका जो विद्यालय जीवन है उसके संबंधित जो किस्से हैं, जो कहानियां हैं वो बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल शीर्षक में है। और यहाँ पर उनके रचनात्मक प्रतिभा के अंकुर फूटते हैं। यानी इनको जो मतलब एक कलाकार होता है वो विद्यार्थी जीवन से ही पता चल जाता है। और उनके कस्बे कमाल हुनर की पहचान हुई। बड़ौदा का एक हाई स्कूल जहां हुसैन की चित्रकारी का अंकुर फूटा, आज पूरी दुनिया उस पर गर्व कर रही है। दूसरा अंश रानीपुर बाजार से है जहां हुसैन को व्यापार की ओर मोड़ रहे हैं। यानी घर वाले होते हैं वो बच्चों की प्रतिभा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये एक परिवार के सदस्यों की बहुत बड़ी कमजोरी या कमी होती है। यानी कोई विद्यार्थी मान लो रुचि है डांस में, यानी वो डांस करना चाहता है, तो उसके घर वाले क्या करेंगे, उसको मैथ साइंस दिलवाएंगे, आईआईटी करवाना चाहते हैं, यानी सीधा ही वैज्ञानिक बनाएंगे, जबकि उसकी रुचि नहीं है वैज्ञानिक में, वो पढ़ता ही नहीं है, वो तो डांस की क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है। ये गलत बात होती है परिवार वालों की, गार्जियनों की। तो यही रानीपुर बाजार में हुसैन के साथ में हुआ था। उनको व्यापार की तरफ मोड़ दिया गया, किंतु उनकी चित्रकारी का जादू अपनी ही राह तलाश रहा था। अंततः पिताजी जो थे उनकी रोशन ख्याली ने उन्हें एक महान चित्रकार बना दिया, जिससे वे जिंदगी के रंगों से भर गए। और निश्चित रूप से उनके जीवन में निश्चित रूप से उसके जीवन के दोनों महत्वपूर्ण घटनाक्रम विद्यार्थी जीवन से जुड़े हैं। यदि प्रतिभा विकास का सही अवसर और दिशा मिल जाए, यानी प्रतिभा को विकास का सही अवसर और अगर दिशा मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता, जीवन क्या हो जाता है, धन्य हो सकता है। और विद्यार्थी, अध्यापक और अभिभावक इससे अवश्य प्रेरणा ग्रहण करेंगे, ऐसा मतलब विश्वास है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ कि प्रतिभा होती है ना, उसको सही एक तो विकास किसमें सही अवसर और दिशा मिल जाए ना, उस समय उसका जीवन है उस बालक का या उस इंसान का वो धन्य हो जाता है। समझ रहे हो ना बात को। इसलिए अपने बच्चों पर कभी भी मतलब अपनी सोच है वो मत थोपने की कोशिश करना, पहले देखना कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है। हाँ, गलत दिशा की ओर नहीं, ये वो अगर कहने लग जाए मुझे शराब पीना बहुत पसंद है और आप कह दो हाँ बेटा बहुत अच्छी बात है, हमने भी एक वीडियो में यही सुना था कि बेटे की प्रतिभा को
निखारना चाहिए, वो कोई प्रतिभा नहीं होती है। यहाँ पर पहला जो शीर्षक है बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल। अब यहाँ से अपनी जो मूल कहानी है वो शुरू होती है। मकबूल अब लड़का नहीं रहा, मतलब इनके पिताजी कहते हैं, क्योंकि उनके दादा चल बसे थे। किसके? मकबूल जी के दादा चल बसे। लड़के के अब्बा ने ये सोचा क्यों न उसके बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करा दिया जाए, वरना दिन भर अपने दादा के कमरे में बंद रहता है। तो मकबूल है वो पूरे दिन कहाँ बंद रहता था? अपने दादा के कमरे में। वो गुजर चुके थे और सोता भी अपने दादा के बिस्तर में, और वह भी भूरी अचकन ओढ़े, यानी जो दादाजी होते थे ना वही ओढ़ के सो जाता, जैसे दादा के बगल में सिमट करके सोया हुआ हो। घर में किसी से भी बातचीत नहीं करता है, बिल्कुल गुमसुम सा रहता है। इनके पिताजी को ये बड़ी टेंशन हो गई कि भाई अब बेटा हाथ से जाएगा, ये तो मतलब अब्बाजान गुजर गए हैं, फिर भी अपना जो बेटा है वो अपने दादा के बिस्तर में पड़ा रहता। यहाँ पर अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मकबूल फिदा हुसैन बचपन में किसके बिस्तरों में सोए रहते थे? तो अपने दादाजी के बिस्तरों में। कैसी अचकन, पीली अचकन ओढ़े हुए। अब्बा ने फौरन मकबूल को चाचा के हवाले कर दिया, यानी मकबूल के चाचा थे, उनको हुक्म दिया कि इसे बड़ौदा छोड़ाओ और वहाँ लड़कों के साथ में दिल भी लगा रहेगा, पढ़ाई के साथ में मजहबी तालीम भी सीखेगा, यानी धर्म की शिक्षा। मजहबी तालीम का मतलब धर्म विषय से संबंधित शिक्षा भी सीखेगा, और रोज़ा, नमाज है, अच्छे आचरण के 40 सबक है, पाकिज़गी के बाहरी तरीके भी सीख जाएगा। पाकिज़गी होती है पवित्रता के बाहरी तरीके। यहाँ पर पूछा जा सकता है पवित्रता के कितने तरीके? 12 तरीके। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बहुत ही खतरनाक होते हैं। गद्य वाले जो चैप्टर्स होते हैं ना उनको आप बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, ये आपको बहुत परेशान करेंगे। और पद्य वाले तो मैं आपको गलत होने ही नहीं दूंगा, पद्य में आपको बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक बार वीडियो सुनोगे, एक बार अपना पाठ पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गद्य क्या है कि बहुत बड़ा महासागर है, इसलिए बार बार पढ़ना जरूरी है। अब कहाँ पे जाता है मकबूल? देखिए, महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ का साफ सुथरा शहर था बड़ौदा। यहाँ पर पूछा जा सकता है बड़ौदा किसका शहर था? महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ का। वहां पर राजा तो मराठे थे और जनता थी वो प्रजा गुजराती थी। तो अच्छा प्रश्न बनता है, वो महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ किस प्रकार के राजा थे? तो वो मराठी थे और प्रजा गुजराती थी। शहर में दाखिल होने पर हिज हाइनेस की 5 धातुओं की, यानी बहुत बड़ी, हिज हाइनेस की मतलब 5 धातुओं से बनी हुई मूर्ति, शानदार घोड़े पर सवार, दौलते ब्रिटानिया के मेडल लटकाए हुए, यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य था उनके मेडल लटकाए हुए, सेना ताने हुए दूर से दिखाई पड़ती है। ये मूर्ति किसकी थी? महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की। ठीक है। अब ये होता है छात्रावास, दारुल तुलबा छात्रावास, मदरसा हुसानिया सिंह बाई हुसानी हुसामिया सिंह बाई माता की रोड, गेटी गेडी गेट तालाब के किनारे, सुलेमानी जमात का बोर्डिंग ये स्कूल था। इस स्कूल का एड्रेस है कि मदरसा हुसामिया, सिंहबाई माता रोड, गेडी गेट तालाब के किनारे, सुलेमानी जमात का हार्डिंग स्कूल। गुजरात के मशहूर आर के तिहाल की ख्याति वाले जीएम हाकिम अब्बास तैयब जी की देखरेख में जो नेशनल कांग्रेस और साथी जी के अनुयायी, इसलिए छात्रों के मुंह सिरों पर गांधी जी की टोपी लगी हुई थी। इसमें क्या था कि गांधी जी के अनुयायी थे, इसलिए छात्रों के मुंह सिरों पर गांधी टोपी और बदन पर खादी का क्या था? कुर्ता पहने हुए थे वो बच्चे। गांधी टोपी थी और बदन पर खादी का कुर्ता पायजामा पहने हुए थे। मौलवी अकबर धार्मिक विद्वान थे। यहाँ पर अच्छे प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखना। मौलवी अकबर किसके अच्छे विद्वान थे? धार्मिक विद्वान थे। कुरान और उर्दू साहित्य के उस्ताद थे। केशवलाल जो थे वो गुजराती जुबान के क्लास टीचर थे, और यहाँ पर पूछा जा सकता है कि गुजराती भाषा के टीचर कौन थे? तो केशवलाल। स्काउट मास्टर मेजर अब्बास पठान, मेजर अब्बास पठान है, मेजर अब्दुल्ला पठान, सॉरी, मेजर अब्दुल्ला पठान है वो स्काउट मास्टर थे। और गुलजमा खान ये बैंड मास्टर थे। बावर्ची गुलाम की रोटियां और बीबी नरगिस का सालान गोश्त। यहाँ पर अच्छे प्रश्न यूँ बनते हैं, अगला परीक्षा में पूछ ले कि कुरान और उर्दू साहित्य कौन पढ़ाते थे? कुरान और उर्दू साहित्य के विद्वान मतलब मौलवी अकबर ही थे, ये धार्मिक विद्वान थे। और गुजराती भाषा के केशवलाल थे, और स्काउट मास्टर अब्दुल्ला पठान थे, और गुलजाम खान बैंड मास्टर थे। गुलजुमा खान है ना, ये बैंड मास्टर। और बावर्ची गुलाम की रोटियां थी और बीवी नरगिस का सालाना गोश्त यहाँ पर मिलता था। ये छात्रावास के बारे में बता रहे। मकबूल जो है, मकबूल को इसी बोर्डिंग के अहाते में छोड़ा जाता है, इस स्कूल में छोड़ देते हैं, हॉस्टल में, छात्रावास में। इसकी दोस्ती 6 लड़कों से होती है। तो यहाँ पर छात्रावास है ना, उसको पूछा जा सकता है कि दारुल तुलबा किसे कहा जाता है? तो ये छात्रावास को है। एक बार फिर से देखिएगा, आपको काफी महत्वपूर्ण शब्द बनता है। 1 मिनट, ये
दारुल तुलबा, ये छात्रावास को कहा जाता है। ठीक है ना। अच्छा प्रश्न बनता है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है, थोड़ा नोट कर लीजिएगा इन चीज़ों को। मकबूल को इसी बोर्डिंग स्कूल के अहाते में छोड़ दिया जाता है और उसकी दोस्ती होती है वहाँ पर 6 लड़कों से। किससे होती है? 6 लड़कों से, जो एक दूसरे के बिल्कुल करीब हो जाते हैं। 2 साल की नज़दीकी, तमाम उम्र कभी दिल से दूरी में बदल नहीं पाई, यानी पूरी जिंदगी वो अच्छे दोस्त रहे। हालांकि हर एक अलग अलग दिशाओं में बंटे थे, छहों हिले और बहाने हुए, यानी छहों अलग अलग क्षेत्रों में अपनी ख्याति प्राप्त की। एक डम्बोई का अतर व्यापारी बना, डबोई में जाकर के अतर व्यापारी, डबोई हो सकता है, ये दुबई भी हो सकता है। दूसरा सियाजी रेडियो की आवाज़ बना, दूसरा रेडियो स्टेशन में काम करने लगा। एक बना कराची का नागरिक, एक पाकिस्तान चला जाता है, तो दूसरा मोती की तलाश कर कुवैत पहुंच गया, ये विदेश कुवैत में पहुंच गया। एक पहुंचा मुंबई और अपना कोट पतलून और पीली धारी की टाई उतार फेंकी और अब्बा कब्बा पहन मस्जिद का मेंबर है वो बन गया। एक उड़ने वाले घोड़े पर पैर और रकाब में डाले हुए बना कलाकार और दुनिया की लंबाई चौड़ाई का चक्कर मार रहा है। ये है 5 दोस्त। छठा मकबूल खुद था। ये 5 दोस्त हैं, अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। अब देखिएगा, मोहम्मद इब्राहिम गोहर अली डम्बोई का अतर व्यापारी, मोहम्मद इब्राहिम गोहर अली डबोई का अतर व्यापारी बन गया। छोटा कद काठी हुई थी, छोटा उसका कद था और ठहरी हुई नजरें, अंबर और मस्क में अतर में डूबे गुणों के भंडार। डॉक्टर मुनवरी का लड़का अरशद हमेशा हंसता चेहरा, गाने और खाने का शौकीन, भरा लेकिन कसा, भरा हुआ चेहरा था उसका, कसा पहलवानी उसका जिस्म था, यानी गठीला जिस्म। हामिद कंबर हुसैन शौक कुश्ती और दंड बैठक, खुश मिजाज गप्पी, बात में बात मिलाने में उस्ताद था ये हामिद कंबर। चौथा जो दोस्त था वो अब्बास अहमद, गठा जिस्म, खुला रंग, कुछ कुछ जापानी खींची सी आंखें, स्वभाव में बिजनेस में हंसने का अंदाज दिलकश था उसका, यानी बहुत हंसी मजाक करता था। पांचवा अब्बास अली फिदा, जो कि बहुत तरफ लिहाज, चेहरे पर ऊंचा माथा, वक्त का पाबंद, खामोश तबीयत, हाथों में किताब शायद कभी छूटती नहीं थी। पांचवे के अब्बास अली फिदा के। मदरसे का सालाना जलसा और मुगलवाड़ी की मशहूर फोटोग्राफी लुकमानी, ट्राईपॉड पर रखे कैमरे पर काला कपड़ा ढके जैसे उसके अंदर घुसे जा रहे हो, सिर्फ खास मेहमानों और उस्तादों का जैसे ग्रुप फोटो खींचा जा रहा हो, तो दूर के लड़कों की भीड़ से खड़ा हुआ मकबूल मौके की तलाश में रहता। जैसे ही लुकमानी ने फोकस जमाया और कहा रेडी, तो मकबूल दौड़ करके ग्रुप के कोने में खड़ा हो जाता। इस प्रकार से मकबूल फिदा हुसैन, उन्होंने ऐसे मौक़ों में बहुत सी फोटो खिंचवाई हैं, तस्वीर खिंचवा लेता था। इस तरह उस्तादों के बिना इजाज़त के, यानी उस्ताद होते हैं गुरु, गुरु की बिना इजाज़त के उसने कई तस्वीरें खिंचवाई है मकबूल फिदा हुसैन ने। मकबूल ने खेल कूद में हिस्सा लिया, हाई जंप में पहला इनाम पाया। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि मकबूल ने हाई जंप में कौन सा इनाम पाया, तो पहला इनाम। दौड़ में फिस्टी रहा। जब ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अहतर ने ब्लैक बोर्ड पर एक सफ़ेद चौक से चिड़िया बनाई थी और लड़कों को कहा कि अपने अपने स्लेट पर उसकी नकल करो, तो मकबूल की स्लेट पर हूबहू वही चिड़िया ब्लैक बोर्ड से उड़ करके आ बैठ गई और 10 में से 10 अंक मिले। अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पर कि मकबूल फिदा हुसैन को जब चिड़िया बनाई थी तो कितने नंबर मिले थे, तो 10 में 10 बस। और वो चित्र बनाया किसने था? ड्राइंग के मास्टर थे, मास्टर मोहम्मद अहतर ने वो चित्र बनाया था। 2 अक्टूबर को स्कूल में गांधी जयंती चल रही थी, गांधी जी की सालगिरह मना रहे थे। क्लासरूम से पहले ही मकबूल गांधी जी का एक पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बना चुका था, यानी गांधी जी की फोटो बना दी थी। अब्बास तैयब जी गुरुजी ने उसको देखा, ये जो चिड़िया है ना, वो उस चित्र है, उस चिड़िया को मकबूल ने अपने स्लेट पे यूं हूबहू बना दिया था। तो अब्बास तैयब जी गांधी जी का पोर्ट्रेट यानी फोटो देख करके बहुत खुश हुए और मदरसे के जलसे पे मौलवी अकबर ने मकबूल को इल्म यानी ज्ञान के 10 मिनट का एक भाषण याद कराया। ये भाषण किसने? धार्मिक गुरु थे ना, मौलवी अकबर ने। और बाकायदा अभिनय के साथ में मकबूल ने फारसी में एक शेर भी कहा था, कस्बे कमाल कुन की अजीजत जहाँ सवी, कस्बे बेकमाल नियारजद अजीज मन। ये एक शेर भी मतलब फारसी में पढ़ा था मकबूल ने। जिसने हुनर के कमाल हासिल किया है, हुनर में कमाल हासिल किया, हुनर होता है मतलब, हुनर किसको बोलते हैं? एक मतलब कला होती है अलग प्रकार की, हर एक व्यक्ति होता है उसमें मतलब एक प्रतिभा होती है। वह सारी दुनिया का चहेता और जिसके पास कोई हुनर का कमाल नहीं, वह कभी दिलों को जीत नहीं सकता। यानी हुनर का कमाल नहीं होता, वो दूसरे के दिलों पर राज नहीं कर सकता है। किसे मालूम कि कस्बे कमाल हुनर का कमाल सारी दुनिया में फैलेगा, यानी वो किसे मालूम था कि एक कस्बे का कमाल, छोटा सा हुनर वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। तो पहला जो
उनकी हुसैन की कहानी अपनी जुबानी आत्मकथा का पहला जो अध्याय है, पहला जो भाग है, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, वो पूरा होता है। अब रानीपुर बाजार की कहानी शुरू होती है। अब घरवाले क्या करते हैं, बच्चे को व्यापारी बनाना चाहते हैं। रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली को उसके बड़े भाई फिदा ने एक जनरल स्टोर खुलवा दिया था। यानी इनके पिताजी ने एक बड़ा स्टोर खुलवा दिया, कोई जनरल स्टोर था मुराद अली को। तो चाचा का नाम पूछे तो मुराद अली, ये गांधी जी का चित्र है, पीछे अपन ने चर्चा की थी। दुकान खुलवा दी फिदा साहब को, सरे करीम भाई की, वो मालवा की टेक्सटाइल के टाइम कीपर थे, मगर बिजनेस में दिलचस्पी रखते थे। इस विषय में पर कहें तो मोटी मोटी किताबें जमा कर रखी थी। मकबूल को छुट्टी के दिन दुकान पर बैठने को होना आता था, तो ये दुकान पर बैठता था मकबूल फिदा हुसैन। छुट्टी के दिन जरूर भेजा जाता है, छुट्टी होती है उस दिन, ताकि बिजनेस, शुरू में क्या होता है कि बिजनेस के गुण सीख ले मकबूल। खुद तो नौकरी के जाल में ऐसे फंसे कि 28 साल की कैद बामुशक्कत भुगतनी पड़ी। तो यहाँ पर नौकरी के लिए पूछा जा सकता है कितने साल में नौकरी करनी पड़ी, 28 साल के लिए नौकरी की थी। अच्छा प्रश्न बनता है। छोटे भाई मुराद अली से पहलवानी छुड़वा करके दुकान लगवा दी। जनरल स्टोर न चला तो कपड़े की दुकान, वह भी न चली तो तोपखाना रोड पर एक आलीशान रेस्टोरेंट खुलवा दिया था। मकबूल उन दुकानों पर बैठता, मगर उसका सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग में ही रहता, क्योंकि उसकी इच्छा ही यही थी। नए चीज़ों को की कीमतें याद रखता, नए कपड़ों की पहनाई का पता। हाँ, मुराद चाचा के होटल में घूमती हुई चाय की प्यालियों की वो गिनती और पहाड़े उसे जुबानी याद रहते थे। और गल्ले का हिसाब किताब वो शाम को हिसाब में 10 रुपये लिखे तो किताब में 20 स्केच भी कर देता था। यानी शाम के समय हिसाब मिलाते तो 10 रुपये उससे वो निकाल लिया करता था। यह मतलब चित्र बनाता है वो, चित्र में। अब देखिएगा, जनरल स्टोर के सामने से अक्सर घूंघट ताने हुए गुजरने वाली एक मेहतरानी का स्केच उसने बना दिया। गेहूं की बोरी उठाते हुए मजदूर का स्केच बना दिया। पेंच वाली पगड़ी का स्केच, और पठान की दाढ़ी और माथे पर सजदे के निशान, और बुर्का पहने औरत और बकरी का बच्चा। अक्सर मेहतरानी कपड़े धोने की साबुन लेने आती, साबुन की जो कपड़े धोने की साबुन की जो टिकिया लेने आया करती थी। चाचा को देख करके घूंघट के पट खुल जाते, तो अक्सर मकबूल की नाक पकड़ करके वो खिलखिला उठती। मकबूल ने उसके भी कई स्केच बनाए थे। इस प्रकार से वो लोगों की स्केच बनाते रहते थे। एक स्केच उसके हाथ लग गया, यानी उस मेहतरानी के हाथ लग गया। उसने उस स्केच को फौरन क्या किया, अपनी चोली में डाल लिया, और मकबूल से पेपरमिंट की गोली हाथ में थमाई और स्केच निकलवा लिया था। यानी मकबूल ने वापस निकलवा लिया। एक दिन दुकान के सामने किसी फिल्म इश्तिहार का तांगा गुजर रहा था। उस जमाने में क्या है कि फिल्म साइलेंट होती थी, मतलब मूक भाषा में फिल्म बनती थी, आवाज नहीं हुआ करती थी। साइलेंट फिल्मों के जमाने में शहर से चल रही फिल्म का इश्तिहार तांगे में, जो बोस ब्रांड बोस बैंड के साथ में शहर की गली कूचों में गुजरता था। फिल्म इश्तिहार रंगीन पतंग के कागज पर हीरो हीरोइन की तस्वीरें बनी हुई थी, यानी रंगीन कागज था, उस पर हीरो और हीरोइन की तस्वीरें थी, वो साथ छपे और बंट जाते थे। कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म सिंहगढ़ का पोस्टर था। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि कौन सी फिल्म का पोस्टर देखा था मकबूल फिदा हुसैन ने रंगीन में, तो शांताराम की सिंहगढ़ फिल्म का नाम क्या था, सिंहगढ़। रंगीन पतंग के कागज पर छपा मराठा योद्धा, हाथ में खींची हुई तलवार और ढाल। मकबूल का ये जी चाहा कि उसकी ऑयल पेंटिंग बनाई जाए। मकबूल की इच्छा हुई कि यार क्यों ना कलर में अपन भी पेंटिंग बनाए, अपन तो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट ही बनाते हैं। आज तक ऑयल का कलर इस्तेमाल ही नहीं किया था मकबूल ने। वह रंगीन चौक और वाटर कलर, अब्बा तो बेटे को बिजनेसमैन बनाने के सपने देख रहे थे। रंग रोगन क्यों दिलाते, क्योंकि अब्बा जान तो बिजनेसमैन बना रहे थे ना, वो रंग रोगन नहीं दिलाए। मगर इस पोस्ट ने मकबूल को इस कदर भड़काया कि वह गया सीधा हुसैन रंग वाले की दुकान पर, और अपनी 2 स्कूल की किताबें, शायद इतिहास और भूगोल की किताब। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि रंगीन रंग खरीदने के लिए मकबूल फिदा हुसैन ने कौन सी किताबें बेची, तो भूगोल और इतिहास की किताब बेच करके ऑयल कलर की 2 ट्यूबें खरीद डाली, और पहली ऑयल पेंटिंग चाचा की दुकान पर बैठकर बनाई। चाचा बहुत नाराज हुए, बड़े भाई तक शिकायत पहुंचा दी गई। अब्बा ने पेंटिंग देखी तो बेटे को गले लगा लिया। यहाँ पे मकबूल फिदा हुसैन की जिंदगी का एक स्वर्णिम अध्याय शुरू होता है। अब आगे एक और घटना होती है। मकबूल इंदौर शराफ बाजार में करीबन तांबे पीतल की दुकानों की गली में लैंडस्केप बना रहा था। वहां पर बेंद्रे साहब की ऑन स्पॉट पेंटिंग करते मिले। मकबूल को बेंद्रे साहब की टेक्निकल बहुत पसंद आई। मकबूल को बेंद्रे साहब है, उनकी टेक्निक बहुत पसंद आई। वो कहाँ जाते हैं, इंदौर के शराफ बाजार में। टिंट एंड पेपर और गोआस वाटर कलर, इस
इत्फाकी मुलाकात के बाद मकबूल अक्सर बेंद्रे के साथ में लैंडस्केप पेंट करने जाया करता था, यानी कलर पेंटिंग करने वो उनके साथ जाता था, बेंद्रे साहब के साथ। 1933 में बेंद्रे ने कैनवास की एक बड़ी पेंटिंग घर में पेंट करना शुरू कर दी थी। कैनवास की एक बड़ी पेंटिंग, उसका नाम था पेंटिंग का बैंक बॉन्ड। ये अच्छा प्रश्न है कि बेंद्रे साहब ने कैनवास की कौन सी पेंटिंग बनाई, अपने घर में शुरू की, तो बैंक बॉन्ड। इस पेंटिंग का नाम है अपने छोटे भाई को एक नौजवान पठान के कपड़े पहना करके मॉडल बनाया, सिर पर हरा रुमाल बांधा और कंधे पर कंबल, हाथ में डंडा, सूरा और डेंगा, यानी फ्रेंच इंप्रेशन की झलक, ऑयल अकादमी का रूखा रियलिज्म, उस पर एक्सप्रेनेशन ब्रश स्ट्रोक का ढांचा बना दिया था। बहुत ही सुंदर पेंटिंग। और इस पेंटिंग पर बेंद्रे को मुंबई आर्ट सोसाइटी में चांदी का मेडल मिला। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनेगा कि बेंद्रे को जो मुंबई आर्ट सोसाइटी से कौन सा मेडल मिला था, तो वो चांदी का मेडल, क्योंकि अपन ज़्यादातर सोने के मेडल का ही ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पर इसको चांदी का मेडल मिला। अच्छा प्रश्न बनेगा। हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का यह शायद पहला क्रांतिकारी कदम है जहाँ इस कदम में जोशो अज़्म की, सुर्खी काम और जुबानी का गुलाबीपन ज़्यादा था। राजा रवि वर्मा ये आधुनिक हिंदुस्तान के आधुनिक चित्रकला के जनक माने जाते हैं। रवि राजाराम केरल के थे। कि पश्चिमी सेकेंड हैंड रियलिज्म के बाद एक हल्की सी हलचल गंगेंद्र नाथ टैगोर ने क्यूबिस्ट तजुर्बे में शुरू हुई थी और बात आगे बढ़ी नहीं। बेंद्रे का गुलाबीपन भी कुछ ही अरसे तक तरोताज़ा रहा था, यानी कुछ समय तक बेंद्रे का नाम रहा, फिर वो भी नहीं रहा। बड़ौदा पहुंच करके वह फैक्ट्री में, वो वहाँ पे क्या, बड़ौदा पहुंचने और फैक्ट्री में ओ फाइन आर्ट का हर दिल अजीज डीन बन गए थे। वो वहाँ पर ओ फाइन आर्ट थी, उसके मतलब डीन बन गए। सबसे मुख्य जो कलाकार होते हैं ना, डीन, वो बन गए। मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत जो है वो इंदौर जैसी जगह है, सिवाय बेंद्रे के कोई नहीं जानता। मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत है वो इंदौर जैसी जगह में, बेंद्रे के अलावा उनको कोई नहीं जानता था कि मकबूल नाम का एक ऐसा भी कलाकार है, चित्रकार है। वह उनके पास आता जाता रहता। एक दिन उन्हें अपने घर में लाया, अब्बा से मिलाया, अपने घर लाया बेंद्रे साहब को, और बेंद्रे ने मकबूल के काम की बात की। दूसरे दिन अब्बा ने मुंबई के विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवास मंगवाने का ऑर्डर है वो भेज दिया। अब क्या है कि मकबूल फिदा हुसैन है, उनको भी मतलब पेंटिंग खुल करके वो करने लगे थे। उनके पिताजी ने भी उनको इजाज़त दे दी। अब सोचा जाए तो ताज्जुब होता है कि उस जमाने में इंदौर जैसे कपड़ा मिल मोहल्ले में काजी और मौलवियों के पड़ोस में एक बाप कैसे अपने बेटे को आर्ट की लाइन अख्तियार करने पर राजी हो गया, जबकि यह आर्ट का शलग राजे महाराजा अमीरों की अय्याशी दीवारों पर में सिर्फ लटन का बना रहता है। यानी अच्छी तस्वीरें बनाते हैं तो राजा महाराजा, अय्याश जो लोग होते हैं, अमीर जो लोग होते हैं, वो तस्वीरों को सिर्फ दीवारों पर लटकाते हैं। आधी सदी की और ज़रूरत थी। आर्ट महलों से उतर करके कारखानों की दीवारों तक पहुंच गई, महलों से उतरी और कारखानों में आ गई। मकबूल जो हैं उनने अब्बा को रोशन ख्याली न जाने कैसे 50 साल की दूरी नज़र अंदाज कर गई और बेंद्रे के मशवरे पर उन्होंने अपने बेटे की तमाम रिवायती बंदिशों को तोड़ फेंका और कहा, बेटा जाओ और अपनी ज़िंदगी को रंगों से भर दो। इस प्रकार से मकबूल फिदा हुसैन है, उनके पिताजी हैं, वो क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और आगे उनको मतलब एक चित्रकार बनने के लिए कह देते हैं। मॉडर्न आर्ट का शायद पहला इनको चांदी का मेडल भी मिला था। फैकल्टी ऑफ ऑनर आर्ट, उनको क्या बनाया गया था वहाँ पर, फैकल्टी ऑफ ऑनर आर्ट बना दिया गया था। यहाँ पर एक फैकल्टी ऑफ, बड़ौदा पहुँच कर उन्होंने फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट, फैकल्टी ऑफ द फाइन आर्ट का दिल अजीज डीन बन गए थे वो वहाँ पर जाकर के, यानी कला के डीन, मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी होते हैं, मुख्य चित्रकार होते हैं, उसके पद पर ये पदासीन हुए। तो आशा करता हूँ पूरा पाठ आराम से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को शेयर करें। जो पंक्तियाँ आपको मैंने बताई हैं उसको अंडरलाइन करते जाएं। इस प्रकार के प्रश्न वो अक्सर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। कोई ज़्यादा बड़ा पाठ नहीं है, जो महत्वपूर्ण बात है वो मैंने सारी बता दी। यहाँ पर अच्छे से प्रश्न बनते हैं कि जनरल स्टोर के सामने अक्सर घूंघट ताने गुजरने वाली मेहतरानी का स्केच, गेहूं की बोरी उठाई मजदूर की पेंच वाली पगड़ी का स्केच, पठान की दाढ़ी और माथे के सिजदे का निशान, बुर्का पहने औरत और बकरी के बच्चे का। अक्सर मेहतरानी कपड़े धोने की साबुन की टिकिया लेने आया करती थी तो चाचा को देख करके वो क्या है, पट से
उसके खुल जाया करते थे, घूंघट जो था उसके। और अक्सर मकबूल है, उस मकबूल की नाक पकड़ करके वो खिलखिला उठती थी। तो मकबूल की नाक पकड़ करके कौन खिलखिला उठती थी? मेहत रानी। ठीक है, इस प्रकार के वो स्केच बनाते थे। और किसका स्केच है वो उसके हाथ लग गया था? उसी मेहत रानी का स्केच है, वो उसके हाथ लग गया था। और वो स्केच है उसने पेपरमेट की गोली दे करके वापिस ले लिया था। धन्यवाद दोस्तों।